बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1933 में एक वाइट पेपर जारी किया जिसमें ये बताया गया कि न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया ये होगा कि देयर वुड बी डायरकी एट सेंटर एंड एट प्रोविंशियल लेवल देयर वुड बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डायरकी सिस्टम को समझने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये बात भी याद रखिए कि डायरकी सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दोनों लेवल्स पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एट प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज एट सेंटर लेवल। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए जो आइडिया दिया जा रहा था, जिसको किस में डिस्क्राइब किया गया, वाइट पेपर में, जो कि 1933 में इशू हुआ। आइडिया क्या था कि सेंट्रल लेवल पर डायरकी को रिटेन रखा जाएगा और प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। सो इन नेक्स्ट मंथ April 1933, a joint select committee of the British Parliament was appointed। याद रखिए कि ये जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई, इसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस। एंड लॉर्ड लिनलिथगो बिकेम इट्स चेयरमैन। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे वो इस जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। ऑब्जेक्टिव क्या था ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाने का? सो दैट ये जो कमेटी है ये एग्जामिन करे और प्रिपेयर करे एक रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट प्रपोजल्स गिवन इन द वाइट पेपर दैट वाज इशूड इन प्रीवियस मंथ मार्च। गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल्स दी थी वाइट पेपर में, उन प्रपोजल्स को एग्जामिन करना और आफ्टर देयर एग्जामिनेशन एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना कि वो प्रपोजल्स किस हद तक वर्केबल हैं और उनको एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मींस उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इन द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935। इस कमेटी ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी इन दिसंबर 1934। जॉइंट सेलेक्ट कमेटीज रिपोर्ट डिड नॉट रिकमेंड एनी चेंज इन द फंडामेंटल्स डिस्क्राइब्ड बाय द वाइट पेपर which was issued in March 1933, but the report suggested some changes in the structure of federal and provincial legislatures. What is a legislature and what are the various types of legislatures across the globe? इस टॉपिक पर वीडियो मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप अगर लेजिस्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ लेजिस्लेचर और टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वायर्ड वीडियो हासिल कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू टुडेज़ लेक्चर। बाय कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशंस सजेस्टेड इन द रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, अ बिल वाज ड्राफ्टेड दैट वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड एंड बाय हाउस ऑफ कॉमन by July 1935 and got royal approval in August 1935। ये जो सफ़र शुरू हुआ था मार्च 1933 में वाइट पेपर के इशू होने से लेकर अगस्त 1935 में आके ये इख्तिताम पजीर हुआ। वाइट पेपर के अंदर जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स दी थी अबाउट द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन प्रपोजल्स को एग्जामिन करने के लिए एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस। इसके चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और इस कमेटी ने अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की और इस डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर जो फंडामेंटल्स थे, यानी जो बुनियादी ढांचा था जो वाइट पेपर के अंदर इशू किया गया, उसको चेंज करने की बात नहीं की गई, लेकिन जो फेडरल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा कुछ और मैटर्स पर भी इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस दी गई। सो कमेटी की ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस और सजेशंस को सामने रखते हुए एक बिल तैयार हुआ और उस बिल ने जुलाई 1935 में दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस
से अप्रूवल हासिल कर ली, यानी पास हो गए, और उसके बाद अगस्त 1935 तक इसको जो शाही मंजूरी है, रॉयल एसेंट, वो भी मिल गई। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो तैयार हो गया। ये तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड पढ़ा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑन विच द एक्ट वाज बेस्ड, नंबर 1, the autonomy of the provinces and the powers of their legislatures to make the legislatures almost wholly elective। क्योंकि पहले भी हमने ये बात की कि डायरकी के सिस्टम को सेंटर पे रिटेन रखा गया, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। सो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस करता था, वो क्या था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और जो लेजिस्लेचर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, उनकी ये पावर कि वो मुकम्मल तौर पे इलेक्टिव थी। नंबर 2, टू इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स ऑफ ए कैबिनेट सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल। एंड नंबर 3, एंड टू एनलार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी सेंटर लेवल पे जो लोकल्स थे, जो इंडियंस थे, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस करता था। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि इसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रोमिनेंट फीचर्स थे वो कौन कौन से हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूट था जिसके 321 सेक्शंस थे और 2 स्केड्यूल्स थे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि कॉलोनियल मास्टर्स ने अपनी कॉलोनी यानी कि सब कॉन्टिनेंट को दिया था। फर्स्ट फीचर इसका क्या है, द पॉलिटी ऑफ इंडिया वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ए फेडरल बेसिस। Although the Constitution of India was unitary and the provincial governments derived their powers by devolution from the central government and discharged their function under the superintendent's direction and control of the Governor General and ultimately the Secretary of the State for India, that thus created a federation। अब इसमें हम ये दो जो ऑफिसेज हैं, गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो क्या था कि इंडिया को एक फेडरेशन करार दिया गया और उस फेडरेशन के जो प्रोविंसेस थे दे वर ऑटोनोमस, और उन प्रोविंसेस को रन करने वाले जो गवर्नर्स थे वो किसके सामने रिस्पॉन्सिबल थे, किसके कंट्रोल और किसके डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने काम करना था, गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल किसको रिस्पॉन्सिबल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये जो एक हायरार्की है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ये आपने याद रखनी है। सेकेंडली, आपको ये जो डिफरेंस है एक फेडरेशन और एक यूनिटरी स्टेट सिस्टम के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए भी हमारी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर और नंबर ऑफ़ रूलर्स की बेस पे हमने डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, और वो क्या था, फेडरेशन। सेकंड क्या था, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ए डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस वाज द सेकंड फीचर। एंड थर्ड, द प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस वर ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर्स बाय वे ऑफ सेफ गार्ड्स, रिजर्वेशंस, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओवरराइडिंग पावर्स एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारे न्यू इंस्टीट्यूशंस भी इंट्रोड्यूस करवाए गए इस एक्ट में। फेडरल कोर्ट, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, the Reserve Bank of India, the Central Bank and the Public Service Commissions for the Federation and the provinces were created under the Act। ये चीज़ें अक्सर PPSC के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि इंडिया के अंदर जो फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट है वो किस एक्ट के नतीजे में हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल कोर्ट, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, यानी जैसे इस वक्त FPSC ये फेडरल लेवल पर है और PPSC, KPSC और इसी तरह से सिंध का है, बलूचिस्तान का है, ये प्रोविंशियल लेवल पर हैं। तो ये जो पैटर्न आज हमें नज़र आ रहा है इसकी रूट्स हमें कहाँ से मिलेंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड द नेक्स्ट इज़ बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जिसका मौजूदा नाम म्यांमार है। तो ये जो बर्मा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नतीजे में इसको इंडियन पॉलिटी से सेपरेट किया गया। इससे पहले ये इंडिया के साथ था क्योंकि ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। The act prescribed the method whereby a state could join the federation. A state, कौन सी स्टेट? प्रिंसली स्टेट, यानी कोई भी प्रिंसली स्टेट। आपको पता है कि इंडिया के अंदर प्रोविंशियल फुल फ्लेज प्रोविंसेस, कमिश्नर्स प्रोविंसेस के अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो इस एक्ट ने एक तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया कि अगर कोई स्टेट फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है। एंड आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विच फॉलोड फ्राम सच एन एक्सेशन, यानी अगर ऐसी एक्सेशन हो जाती है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। द रूलर ऑफ अ स्टेट डिज़ायरिंग टू फेडरेट कुड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, हिज हेयर्स एंड हिज सक्सेसर्स, defining therein matters in which the state agreed to federate and thereby accepting the jurisdiction of the federation in all such matters. Instrument of accession क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए से, जिसको साइन करके एक जो छोटी स्टेट है, ये छोटी टेरिटरी है, वो किसी बड़ी स्टेट या बड़ी टेरिटरी का पार्ट बन जाती है। और उस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिसको सिग्नेटरी पार्टीज़ ने फिर एक्सेप्ट करना होता है। बाकी फर्दर जो डिटेल्स हैं अबाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब क्या उसमें लिखा गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी? द क्राउन कुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इफ़ इट वाज इनकंसिस्टेंट विद द स्कीम ऑफ द फेडरेशन। क्राउन के पास अल्टीमेट पावर थी, यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर थी और वो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है अगर उसे ये लगे कि ये जो स्कीम ऑफ द फेडरेशन है ये इसके मुताबिक नहीं है। लेकिन एक दफ़ा अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए से एक प्रिंसली स्टेट ने इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद उसके पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो उस फेडरेशन से बाहर निकल सके, उस फेडरेशन को छोड़ सके, जबकि कॉन्फेडरेशंस में ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन इन दोनों के दरमियान यही डिफरेंस है कि जो फेडरेशन है उसके अंदर फेडरेटिंग यूनिट्स के पास इस बात का इख्तियार नहीं होता कि वो किसी भी वक्त फेडरेशन को छोड़ सकें। लेकिन कॉन्फेडरेशन में जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, वो अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर नहीं करते और वो किसी भी टाइम पर उस कॉन्फेडरल अरेंजमेंट को, उस कॉन्फेडरेशन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ फेडरल जुरिस्डिक्शन, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पर होगी, किस किस जगह पर होगी। एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स एंड दैट हैड एक्सीडेड। होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया का मतलब यह है कि हर वो प्रिंसली स्टेट जिसने फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया है उस तक भी जो फेडरल जुरिस्डिक्शन है वो अप्लाई होगी। इन रिलेशन टू द प्रोविंसेस देयर वाज अ थ्री-फोल्ड डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू द फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट्स, यानी 3 लिस्ट्स प्रोवाइड की गई लेजिस्लेशन के लिए। एक का नाम था फेडरल लिस्ट, सेकंड वाज द प्रोविंशियल लिस्ट एंड द थर्ड वाज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगी मैं, क्योंकि फेडरल लिस्ट मींस के फेडरल लेजिस्लेचर फेडरल लिस्ट के अंदर मेंशन्ड सब आइटम्स के ऊपर लेजिस्लेशन करने की मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार है और ऑथोराइज्ड है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो आइटम्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर लेजिस्लेशन करने की हकदार या ज़िम्मेदार या फिर अथॉरिटी किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो आइटम्स लिखे हुए हैं एक्चुअली इसके ऊपर जो फेडरल लेजिस्लेचर्स हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं दोनों ही लेजिस्लेशन कर सकती हैं, बट इन केस ऑफ कन्फ्यूजन और इन केस ऑफ क्लैश या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आती है तो इस सूरत में जो फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी होगी उसकी विल को और उसकी जो मर्ज़ी है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये जो हमने डिफरेंट जो सेलिएंट फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उनको डिस्कस किया।